Hello, hi, and good afternoon, everybody. Myself Vaishali Khurana, and I welcome you all back to our एसए फाउंडेशन कोर्स। आज एसए फाउंडेशन की क्लास 7 है और अभी तक हमने इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना सीख लिया और यहाँ तक कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि किस तरीके से आप बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते हो। बट इन लास्ट क्लास आई डिड नॉट गिव यू द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑन द मीडिया थीम। तो आज की क्लास में क्या स्पेशल है? आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाली हूँ मीडिया का, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट शिफ्ट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मीडिया किस तरीके से सिर्फ न्यूज़ देने का काम नहीं करती, रेदर ये डेमोक्रेसी के लिए एक ऑक्सीजन है। अगर हमारे पास जो मीडिया है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारे पास जो मीडिया है वो स्ट्रॉन्ग है तो हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग है, और अगर हमारे पास जो मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो एज ए रिजल्ट जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी होलो हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि क्या 5 पिलर्स हैं मीडिया के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये कोई थ्योरी नहीं है, रेदर ये बिल्डिंग टूल्स हैं जिसकी हेल्प से ऐसे के पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन 5 पिलर को समझने की कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि मीडिया कैसी होनी चाहिए। तो आज हम उसे डिटेल में समझने वाले हैं कि मीडिया कैसी होनी चाहिए, और सबसे पहले पिलर को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग मीडिया इकोसिस्टम रेस्ट ऑन 5 फाउंडेशन पिलर्स, और उसमें से सबसे पहले अगर हम पिलर की बात करें विच इज द फर्स्ट पिलर, तो आप देखोगे कि कमिटमेंट टू ट्रुथ जो है हमारा सबसे पहला पिलर है। मतलब कि मीडिया का सबसे पहला धर्म क्या है? ट्रुथ। मीडिया का सबसे पहला धर्म है ट्रुथ बोलना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सच सच बोलना मतलब क्या होता है, क्या सच बोलने का मतलब है ओपिनियन देना? क्या सच बोलने का मतलब है लाइव डिबेट्स करना? नहीं, सच का मतलब डिबेट्स करना नहीं है, सच का मतलब ओपिनियन देना नहीं है। यहाँ पे ट्रुथ का मतलब है वेरिफिकेशन करना, कि जो न्यूज़ मीडिया के द्वारा दी जा रही है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। नो डाउट मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वेरीफाइड न्यूज़ देना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मान लो कि आपके शहर में कोई कम्युनल टेंशन हो जाए और मीडिया उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर दे और बिना वेरिफिकेशन के कास्ट और रिलीजन को मेंशन कर दे, क्या होगा? पब्लिक एंगर, वायलेंस, पोलराइजेशन, ये सब एक्टिविटीज होने लग जाएंगी। तो मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीडिया मस्ट चेक फैक्ट्स। मीडिया को कोई भी न्यूज़ देने से पहले फैक्ट्स को चेक करना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, और इन केस मीडिया अभी भी अनसर्टेन है तो उसे ये मेंशन करना चाहिए दैट फैक्ट्स आर स्टिल इमर्जिंग, बिकॉज ट्रुथ इज नॉट स्पीड, ट्रुथ इज वेरिफिकेशन। कितनी जल्दी आप न्यूज़ लेके आए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी वेरीफाइड न्यूज़ मीडिया जो है सिटीजन्स तक पहुंचाती है। तो ये हमारा सबसे पहला पिलर है, कमिटमेंट टू ट्रूथ। और हमने पूछा कि समझा कि ट्रूथ का मतलब सिर्फ ओपिनियन, लाइव डिबेट और जल्द से जल्द न्यूज़ पहुंचाना नहीं है। ट्रूथ का मतलब है कि वेरीफाइड न्यूज़ जो है सिटीजन्स तक पहुंचनी चाहिए। बिकॉज इन अ era of misinformation, commitment to truth is the moral backbone of journalism। और ये कोटेशन को आप अपने ऐसे राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको पहला पिलर क्लियर होगा जो हमारे मीडिया के लिए बैकबोन है, जो मीडिया का प्रिंसिपल है। और अब हमारा जो सेकंड पिलर है कि मीडिया कैसी होनी चाहिए, दैट इज एडिटोरियल इंडिपेंडेंस। दैट इज मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मीडिया जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए मीडिया के ऊपर। मीडिया जो है किसी कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होनी चाहिए। टीआरपी के चक्कर में, एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में मीडिया को जो है बायस्ड न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। तो मीडिया कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस से फ्री होनी चाहिए, और यहाँ तक कि मीडिया आइडियोलॉजिकल कंट्रोल से भी फ्री होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल इंटरेस्ट जो है डिक्टेट करेगा कंटेंट को, तो मीडिया जो है वॉचडॉग नहीं बनी रहेगी, रेदर मीडिया क्या बन जाएगी? एक माउथ पीस बन जाएगी। इंपॉर्टेंट है कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो वॉच डॉग की तरह काम करती है। वो इंश्योर करती है कि सभी 3 पिलर डेमोक्रेसी के जो हैं वो अच्छे से फंक्शन करें। लेकिन अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसके ऊपर किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर, कॉर्पोरेट प्रेशर या आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होगा, तो वो वॉच डॉग से माउथ पीस बन जाएगी। वॉच डॉग का क्या काम होता है? वॉच डॉग इंश्योर करता है कि
पावर जो है उसको क्वेश्चन किया जाए, पावर को क्वेश्चन किया जाए अगर पावर किसी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। और माउथ पीस का मतलब होता है कि वो पावर को जस्टिफाई करने लग जाती है। पावर को जब वो जस्टिफाई करने लग जाए कि जो पावर है वो सही कर रही है, उसको कभी क्वेश्चन ना करे, तो इसका मतलब है कि वो मीडिया जो है माउथ पीस बन चुकी है। तो इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करता है कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। बिकॉज अगर मीडिया सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसके इंटरेस्ट में बोले, मीडिया सिर्फ एडवर्टाइजर के हिसाब से उसके इंटरेस्ट में बोलना शुरू कर दे, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है मीडिया के ऊपर वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बिकॉज इंडिपेंडेंस ही है जो क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करता है। एंड आई एम श्योर कि अब यहां से आपको दूसरा पिलर समझ आ गया होगा। पहला पिलर हमने समझा कि मीडिया को ट्रुथ बोलना चाहिए, कमिटमेंट टू ट्रुथ, एंड देन हमने समझा कि किस तरीके से मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिलर की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज फेयरनेस एंड बैलेंस। सो अब हमारा जो थर्ड पिलर है वो है फेयरनेस एंड बैलेंस। हर पब्लिक इशू के मल्टीपल साइड्स होते हैं। कोई भी जो न्यूज़ होती है उसमें देखा जाता है कि उसके मल्टीपल साइड्स होते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वही है जो अवॉइड करे सिलेक्टिव फ्रेमिंग को। सिलेक्टिव फ्रेमिंग क्या होता है? मतलब कि मीडिया के पास दोनों साइड की क्लिप्स हो, मीडिया के पास दोनों साइड के व्यूज हों, लेकिन मीडिया सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स को दिखाए जो उनके बनाए गए नैरेटिव को सूट करता है, उसी को बोलते हैं सिलेक्टिव फ्रेमिंग। वो आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो वो नैरेटिव आपके माइंड में सेट करना चाह रहे हैं वो उसी से रिलेटेड आपको क्लिप्स दिखाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म वो होता है जो सिलेक्टिव फ्रेमिंग नहीं करे, रेदर आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश करे, जो कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे और यहाँ तक कि अवॉइड करे ट्रायल बाय मीडिया। अब ये ट्रायल बाय मीडिया क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा जब किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर कोई कोर्ट केस चलता है तो मीडिया जो है अपने ओपिनियन इतने ज़्यादा दे देती है, अपना ट्रायल इतना ज़्यादा चला देती है कि अभी कोर्ट की जजमेंट नहीं आई होती, उससे पहले ही मीडिया के ट्रायल की वजह से सारी जनता को लगता है कि या तो वो सही साइड पे है या वो गलत साइड पे है, जो भी साइड मीडिया सपोर्ट कर रही होती है। तो ऐसा जो है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में नहीं होना चाहिए। ट्रायल बाय मीडिया नहीं होने चाहिए, उन्हें कंप्लीट कंटेक्स्ट देना चाहिए, उन्हें पार्शियल फ्रेमिंग, सिलेक्टिव फ्रेमिंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर? बिकॉज इम्पार्शियलिटी जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाती है और मीडिया को इम्पार्शियलिटी इंश्योर करनी चाहिए। और यहां से हमें हमारा थर्ड पिलर समझ आता है, दैट इज फेयरनेस एंड बैलेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिलर की तरफ जो कि है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचोगे कि आखिर मीडिया के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस को, आइडेंटिटी को एंड सोशल हार्मनी को। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं है कि मीडिया के मन में जो आया चला दिया। मीडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया हैज अ पावर टू इन्फ्लुएंस इमोशंस, क्योंकि वो इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए मीडिया को क्या करना चाहिए? हेट एम्प्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए। मीडिया को कम्युनल नैरेटिव्स बनाना अवॉइड करना चाहिए। मीडिया को डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक इनसेंसिटिव अगर डिबेट मीडिया ने शुरू कर दी, वो क्या कर सकता है? सोसाइटी में डिवाइड ला सकता है दो पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में। अगर मीडिया ने बिल्कुल ही, मैं जिसे कहूंगी कि इररिस्पॉन्सिबल हेडलाइन दे दी, वो हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में दंगा क्रिएट कर दे। इसीलिए मीडिया सिर्फ और सिर्फ सच बोले, फेयर हो, इंडिपेंडेंट हो, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी छाप सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया को इंश्योर करना चाहिए कि वो उसे अच्छे से निभाए। और ये फोर्थ पिलर है हमारा मीडिया से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आप इस सब को ऐसे में यूज कर सकते हो। आप यहाँ से एक लाइन बना सकते हो, दैट मीडिया मस्ट इंश्योर बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड द सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया को फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसके बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। किसके साथ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इस तरीके से ये कंप्लीट फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो ऐसे आंसर
राइटिंग के अंदर। ओके, अब हम देखें कि लास्ट पिलर की मीडिया कैसी होनी चाहिए। मीडिया जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए। हो सकता है कि मीडिया से गलती हो जाए, आखिरकार जो मीडिया में है वो भी तो इंसान है, और जब इंसान होगा कुछ भी काम करेगा तो कभी उससे गलती भी हो सकती है। गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन उस गलती के लिए अकाउंटेबल होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया से मिस्टेक हो जाए तो उसे करेक्ट करना चाहिए, उसमें इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए, उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए कि जो हमने फैक्ट चेक किए थे उसमें हमसे कुछ गलती हो गई थी, इसलिए हम माफी मांगते हैं। और इसीलिए फैक्ट चेकिंग सेल्स होने चाहिए कि पहले तो इंश्योर किया जाए कि बिल्कुल सही रिपोर्ट जानी चाहिए, एक्यूरेट न्यूज़ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो मीडिया को अपनी न्यूज़ जो उसने चलाई है उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करती है। इससे पब्लिक को पता चलता है कि कल को अगर मीडिया से दोबारा गलती होगी तो वो उस गलती के लिए स्टैंड लेगा और क्या करेगा, माफी मांगेगा और सिटीजन्स को इन्फॉर्म करेगा कि अब सही न्यूज क्या है, सही फैक्ट क्या है। ओके, अब अगर मीडिया के द्वारा गलत न्यूज वायरल हो जाए और बाद में करेक्शन, बिल्कुल छोटे छोटे फॉन्ट्स में इतना बड़ा आर्टिकल है लिखा गया, जब वो गलती आई इतना बड़ी हेडलाइन लिखी गई थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि इस हेडलाइन में एरर है, फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं सॉरी तब पता चला कि इसमें जब एरर्स हैं तो क्या किया गया, अगले दिन छोटे छोटे फॉन्ट्स में साइड में जो है एपोलॉजी लिख दी कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन कल दी गई थी वो गलत थी, इसको अकाउंटेबिलिटी नहीं कहते। जब आपने इतनी बड़ी हेडलाइन लिख के उस न्यूज़ को दिखाया था तो जब उसमें गलती है तो वो भी आपको बड़े फॉन्ट्स में दिखानी चाहिए जिससे सब उसे पढ़ें। इसे बोलते हैं कि हमने बता भी दिया बट किसी ने उसे पढ़ा नहीं, तो इसे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो ग्रो करता है वहीं पे जहां पे ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती है, तो अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हमारे 5 पिलर कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने देखा सच, ट्रुथ बोलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि सिर्फ सच बोलने से क्या होगा, इंडिपेंडेंस भी चाहिए। मीडिया के ऊपर कोई कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या फिर कोई आइडियोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा किस तरीके से मीडिया में फेयरनेस एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने 4th पिलर हमारा देखा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मीडिया के अंदर। एंड देन हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मीडिया से गलती हो जाए बट उस गलती को स्वीकार करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना कि ये जो फैक्ट्स हमारे द्वारा किए गए थे ये गलत थे, वो ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को दिखाते हैं। सो दीज आर दी 5 पिलर्स जो इंश्योर करते हैं कि मीडिया कैसी होनी चाहिए। ये जो है कोई थ्योरी नहीं है, आई विल अगेन से, ये पैराग्राफ बिल्डिंग टूल्स हैं। एग्जाम में आपको क्या करना है, इनमें से ही कोई एक प्रिंसिपल को पिक कर लेना है। आप देखोगे कि आपका टॉपिक किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, उस एक प्रिंसिपल को पिक कर लोगे। देन उसमें से एक डायमेंशन पिक करेंगे हम, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एथिकल, साइंस एंड टेक का, टेक्नोलॉजिकल, तो किसी भी जो भी आपका टॉपिक डिमांड करेगा उस एक डायमेंशन को पिक करेंगे। देन उसमें क्या आइडल कंडीशंस होती हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या रिकमेंडेशन है और क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल है, उसे सबको हम लिखेंगे इस पूरे पीडीएफ की हेल्प से। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको डिटेल में दी जाएगी जिसमें ये सारे प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए जाएंगे एंड देन हर एक प्रिंसिपल के आपको 5-5 डायमेंशन एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितनी डिटेल तरीके से आपको ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमने फ्रेमवर्क देख लिए, प्रिंसिपल देख ली। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, मीडिया क्वेश्चन, मीडिया की जो थीम है उसमें जो है क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन, बहुत से टॉपिक बन सकते हैं, बट मीडिया के जो प्रिंसिपल हैं वो कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। यही 5 प्रिंसिपल के अराउंड आपको घूम के मीडिया का आंसर लिखना है। जब आपने एक बार प्रिंसिपल को मास्टर कर लिया तो आपने मीडिया की थीम को भी मास्टर कर लिया। ओके, सो आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से पता होने चाहिए। अब हमने ये प्रिंसिपल तो कर लिया, अब बात करते हैं कि हमने जो 5 प्रिंसिपल पढ़े हैं,
अब हम एक एक करके सभी प्रिंसिपल को पिक करेंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल 1 उठाया जो कि था ट्रुथ बोलना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए और वो एक्यूरेसी के साथ बोलना चाहिए, वो उसमें जो है एरर नहीं होना चाहिए, सच्चाई मीडिया को हमारे सामने रखनी चाहिए, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 5 प्रिंसिपल को कवर किया, 1 2 3 4 5, सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल को उठाएंगे, देन उसके हम 1 2 3 4 5 डायमेंशंस को उठाएंगे। यहां पर मैंने क्या किया, पहला प्रिंसिपल उठाया ट्रुथ एंड एक्यूरेसी और उसके लिए पहला डायमेंशन उठाया दैट इज पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, पीडीएफ में अब इसी हर 5 प्रिंसिपल के लिए, हर एक प्रिंसिपल के लिए 5 डायमेंशन दी जाएगी और हर डायमेंशन के लिए आपको आइडली क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कंसर्न है, क्या रिकमेंडेशन है और क्या रियल लाइफ एग्जांपल है, सब कुछ हर डायमेंशन के लिए। बेसिकली हर इन 5 प्रिंसिपल के लिए आपको 5 डायमेंशन दिए जाएंगे। तो आप सोच सकते हो आपके पास कितने सारे एग्जांपल्स होंगे, कितनी सारी रिकमेंडेशंस होंगी और सभी हर प्रिंसिपल और हर डायमेंशन से रिलेटेड क्या कंसर्न है आपके पास एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली आपको एग्जाम हॉल में नहीं सोचना कि मुझे क्या लिखना है, बस आपको ये सोचना है कि मुझे इन सब में इतने सारे कंटेंट में से क्या पिक करना है। और डोंट वरी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से पीडीएफ में से कंटेंट को पिक करना है। तो सबसे पहले देखिए डायमेंशन 1 पॉलिटिकल डायमेंशन। अब आप सोचोगे कि मीडिया पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या करता है, तो अगर हम देखें पॉलिटिकल स्फीयर में मीडिया शेप करता है कि लोग किस तरीके से सोचेंगे। जब आप मीडिया में इंफॉर्मेशन देखते हो, न्यूज़ देखते हो, वो क्या करता है, आप वोटर हो, डेमोक्रेसी में सिटीजन 18+ सिटीजन क्या है, वोटर है, और वो इन्फॉर्म करते हैं वोटर्स को इंफॉर्मेशन की कहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। वो गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी सरकार कैसा काम कर रही है। वो करप्शन को एक्सपोज करते हैं, अगर किसी के द्वारा करप्शन किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, मीडिया से। और यहाँ तक कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन को, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, जब मीडिया आपके तक करप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आएगा तो वो इवेंचुअली इन्फ्लुएंस करेगा कि आप किसको वोट करने वाले हो। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन जो होता है ना, वो कभी भी डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेता। डेमोक्रेसी में हम डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते, हम इंफॉर्मेशन के थ्रू डिसीजन लेते हैं और सिटीजन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, और कोई नहीं, मीडिया कर रहा है। तो हम जो अपना डिसीजन लेंगे, सिटीजन डिसीजन लेंगे कि हमें किसको वोट करना है, हम अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, वो मीडिया की हेल्प से लेंगे, क्योंकि मीडिया हमारे तक इंफॉर्मेशन लेके आता है। मीडिया जो है पॉलिटिकल परसेप्शन को शेप करता है, और अगर पॉलिटिकल परसेप्शन ही डिसऑर्डेड होगा, अगर मीडिया इंटेंशनली आपके दिमाग में कुछ भर रहा है कि वो पार्टी गलत है, अगर वो गलत नहीं है तब भी वो अगर ट्रुथ नहीं बोल रहा है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे बात हो रही है ट्रुथ की, लेकिन पॉलिटिकल डायमेंशन में, कि अगर सच नहीं बोला जाएगा तो पॉलिटिकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो मीडिया जो है एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाता है कि हमें किसको वोट करना चाहिए, हमें कौन सी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। अगर वो परसेप्शन डिस्टॉर्टेड होगा, झूठा होगा, सच नहीं होगा, तो डिसीजन जो हम लेंगे कि हमें किसको वोट करना चाहिए वो भी गलत होगा। और अगर डिसीजन गलत होगा तो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमने पहला पिलर यूज किया ट्रूथ और एक्यूरेसी का, और उसको पॉलिटिकल डायमेंशन में समझाया कि अगर मीडिया ट्रूथ नहीं बोलेगी, एक्यूरेट नहीं बोलेगी, तो पॉलिटिकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा कि इस डायमेंशन का इस प्रिंसिपल के साथ हमने किस तरीके से लिंक किया। अब जब मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि पहले हम क्या लिखेंगे, आइडल कंडीशंस लिखेंगे। अब पॉलिटिकल डायमेंशन में और ट्रूथ एंड एक्यूरेसी के प्रिंसिपल में आइडल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आइडल सिचुएशन में कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे हमें वही लिखना है कि नॉन पार्टीसन होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो अगर हमें कोई बात बता रही है तो उसका एविडेंस दे रही है,
पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल एडवोकेसी से फ्री होनी चाहिए और क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि इसमें से न्यूज़ कौन सी है, फैक्ट्स कौन से हैं और ओपिनियन कौन सी है। जब वो अपना ओपिनियन दें तो उन्हें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि ये फैक्ट्स नहीं है, ये हमारे ओपिनियन है। इक्वली क्रिटिकल होना चाहिए रूलिंग और ओपोजिशन पार्टीज का। ऐसा नहीं वो या तो एक रूलिंग पार्टी को या ओपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रही है, दोनों को इक्वली क्रिटिसाइज करे। जब कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ की जाए और जब कोई पार्टी बुरा करे तो उसकी बुराई करी जाए। तो ये आइडल कंडीशंस थी, ऐसा होता नहीं है। These are the ideal democratic conditions कि अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें पॉलिटिकल डायमेंशन में तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था आइडल कंडीशन लिखने के बाद हम क्या दिखेंगे कि क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो अब हम वही देखेंगे प्रिंसिपल ट्रूथ एंड एक्यूरेसी में, वही सेम डायमेंशन पॉलिटिकल डायमेंशन में। अब हम देखेंगे कि क्या कंसर्न एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हमें पता है रियलिटी जो होती है वो आइडल नहीं होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की। मीडिया जो है बहुत सिलेक्टिवली रिपोर्ट करती है, मतलब सर्टेन इवेंट्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन मिलता है। कुछ इवेंट्स को तो इतना ज्यादा अटेंशन मिलेगा कि सुबह दोपहर शाम उसी पे फोकस किया जा रहा है और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज को भी दिखाया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बायस हैं, वो पॉलिटिकली बायस हैं, वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। These are the concern। ये सबसे पहला कंसर्न है कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करी जाएगी और पॉलिटिकल बायस। तो यहां पर आपको समझ रहा है कि जब आपको लिखना होगा पॉलिटिकल डायमेंशन, अब आपको आइडल कंडीशंस भी पीडीएफ में दी गई हैं, आपको कंसर्न भी दिया हुआ है कि ये कंसर्न है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस इसे उठा के वहां पर लिख देना है। एंड देन कि आपको एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरीके से आप अपने कंसर्न को प्रूव करोगे। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द 2020 दिल्ली राइट्स, जब 2020 में दिल्ली राइट्स हुए, मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स वर क्रिटिसाइज फॉर सिलेक्टिव फ्रेमिंग। उस टाइम पे बहुत सी मीडिया ने क्या किया, सिलेक्टिव फ्रेमिंग करी, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करी। ओके कुछ नैरेटिव्स को हाईलाइट किया गया और कुछ को डाउन प्ले किया गया, उन्होंने उसको दिखाना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा और एज ए रिजल्ट आपको भी पता है और मुझे भी पता है 2020 दिल्ली राइट्स का रिजल्ट क्या हुआ, कम्युनल टेंशंस डेवलप हो गई और उसका सबसे बड़ा रीजन था पॉलिटिकल बायस और कम्युनल सेलेक्टिव रिपोर्टिंग बाय द मीडिया। सेलेक्टिव ट्रूथ बिकम्स पार्शियल ट्रूथ एंड पार्शियल ट्रूथ जो है वो मिसलीड करता है सिटीजन्स को। अगर आप कहो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा लेकिन आधा सच बोल रहा हूं, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि उससे जो सिटीजन्स है वो मिसलीड हो जाते हैं। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा, ये पहला कंसर्न है। और क्या कंसर्न हो सकता है पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर? पॉलिटिकल डायमेंशन में मीडिया ट्रायल्स, जिसकी हमने अभी बात किए थे, मीडिया जो है कई बार डिक्लेयर कर देती है इंडिविजुअल को गिल्टी इवन जब तक कि कोर्ट ने जजमेंट भी नहीं सुनाई होती। आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत केस 2020 में। टेलीविजन चैनल ने प्राइम टाइम डिबेट्स कंडक्ट कर दी थी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या कर दिया था, बोल दिया था कि इसी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। वो पर्टिकुलरली उन्होंने कोर्ट की जजमेंट से पहले ही क्या करा, एक ट्रायल बना दिया। एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, सभी लोग जो है उस विक्टिम को इस तरीके से देखने लग गए लाइक हाँ यही रिस्पॉन्सिबल है। और बाद में जब कोर्ट की जजमेंट आई तो हमें रियलाइज हुआ कि वो लड़की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो बेसिकली मीडिया को इस तरीके से ट्रायल्स नहीं करना चाहिए। मीडिया को याद रखना चाहिए कि उन्हें जुडिशरी का काम नहीं करना है, वो फोर्थ पिलर है, उनको थर्ड पिलर नहीं बनना है। मीडिया जो है जुडिशरी को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये बात मीडिया को याद रखनी है। ओके तो इस तरीके से आपको पूरी पीडीएफ में कंसर्न दिए गए हैं, डिटेल्ड एग्जाम्पल दिए गए हैं, किस तरीके से आप सुशांत सिंह राजपूत का, किस तरीके से आप 2020 दिल्ली राइट्स का एग्जाम्पल लिख सकते हो। आई एम श्योर आपको क्लियर होगा कि इस पीडीएफ में किस तरीके से डिटेल्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। 5 प्रिंसिपल लिए, अब हर एक प्रिंसिपल का आपको पॉलिटिकल डायमेंशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने पॉलिटिकल डायमेंशन के कंसर्न्स को डिस्कस किया। एग्जाम्पल, ये 4th कंसर्न है, इसके एग्जाम्पल्स हैं
इसमें तहलका ऑपरेशन वेस्ट एंड को एक्सपोज किया गया था, वो सब कुछ डिटेल और सबके पर्टिकुलर एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इतना मैटर क्यों करता है डेमोक्रेसी के लिए। बिकॉज पॉलिटिकल ट्रुथ इज जब पॉलिटिकल ट्रुथ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो वोटर्स जो है इन्फॉर्म चॉइसेस नहीं ले पाएंगे, पोलराइजेशन बढ़ जाएगी, पब्लिक का जो ट्रस्ट है मीडिया के ऊपर वो इरोड हो जाएगा और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वीक हो जाएंगे, डेमोक्रेसी इमोशनल बन जाएगी नॉट रैशनल। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी ये हमने देख लिया, क्या कंसर्न्स हैं वो हमने देखे विद एग्जांपल्स, सबके 2-2 3-3 एग्जांपल आपको पीडीएफ में दिए गए हैं, आप उसे डिटेल में समझ सकते हो। अब व्हाट शुड बी डन, मैंने बोला था कि अगर आईएएस ऐसे लिख रहा है और उसने लिख दिया क्या आइडली होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसने एग्जाम्पल भी लिख दिया कि सोसाइटी में इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, उसने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख दिए, लेकिन जब तक उसने ये नहीं बताया कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब उसने रिकमेंडेशन ही नहीं दी अगर, तो उस सब का कोई पॉइंट नहीं है। आईएएस का काम है रिकमेंडेशन देना, अगर आप रिकमेंडेशन ही नहीं सोच पा रहे, प्रॉब्लम तो आसपास सब देख पा रहे हैं, आईएएस इसीलिए है क्योंकि वो उसका काम है कि उसे सोल्व करना। तो आपको ऐसे में मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरीके से रिकमेंडेशन लिखना है और फिर एग्जाम्पल लिखना है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूशंस को, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को लीगली, और इंश्योर करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे मीडिया ओनरशिप में, कि मीडिया की ओनरशिप किसके पास है। अगर मान लो कि किसी सरकार की पॉलिटिकल पार्टी के पास मीडिया की ओनरशिप आ गई, अब जो ओनर है मीडिया का वो तो अपनी तारीफ ही करेगा, कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पास मीडिया की ओनरशिप आ गई तो वो तो मीडिया में न्यूज़ इसी तरीके से दिखाएगा जिससे उसका बिजनेस ग्रो करे। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मीडिया की ओनरशिप किसके पास है, जिससे हमें पता चल सके कि ये मीडिया रिपोर्टिंग जो कर रही है वो बायस तो नहीं कर रही है। हमें सिविक मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए और पॉलिटिकल ट्रूथ जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए स्ट्रक्चरली, नॉट लेफ्ट टू द इंडिविजुअल एथिक्स अलोन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ट्रूथ एंड एक्यूरेसी का पॉलिटिकल डायमेंशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से पॉलिटिकल ट्रूथ जो है डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर रहा था, उसी तरीके से सोशल ट्रूथ जो है सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। अब हम जो है पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, अब हम यहाँ सोशल डायमेंशन में बात करेंगे कि अगर मीडिया सच नहीं बोलता, हमारा प्रिंसिपल सेम है, क्योंकि अभी हम पहले ही प्रिंसिपल के अलग अलग डायमेंशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कवर किया कि मीडिया अगर सच नहीं बोलता तो पॉलिटिकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम होएगी, क्या एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं और रिकमेंडेशन कैसी मीडिया होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल नहीं सोशल डायमेंशन, कि अगर मीडिया सच नहीं बोलती तो सोसाइटी के लेवल पर हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। मीडिया सिर्फ इवेंट्स रिपोर्ट नहीं करता, वो सोशल परसेप्शन को शेप करता है। और परसेप्शन क्या होता है, ये कास्ट की हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया गलत ट्रुथ नहीं बताएगा और इस तरीके से रिपोर्टिंग करेगा कि सोसाइटी में डिवाइड आ सकता है, कास्ट के बीच में भेदभाव बढ़ सकता है, रिलीजन्स के बीच में भेदभाव बढ़ सकता है, तो मीडिया का सच बोलना सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर अफेक्ट नहीं करता, सोसाइटी के लेवल पे भी इन्फ्लुएंस करता है। सोशल स्फीयर में मीडिया इन्फ्लुएंस करता है इंटर कम्युनिटी के रिलेशंस को, रिलीजियस हार्मनी को, कास्ट के डायनेमिक्स को, जेंडर के नैरेटिव को। इसीलिए अगर ट्रुथ डिसॉर्ट होगा तो सोसाइटी जो है डिवाइड हो जाएगी। आप समझ रहे हो, हमने 5 प्रिंसिपल पढ़े, पहले ही प्रिंसिपल को हमने किस तरीके से पॉलिटिकल डायमेंशन से देखा। जब हम सोशल डायमेंशन से देखोगे तो आप पॉलिटिकल वाले को कंप्लीटली भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल टुगेदर एकदम अलग पिक्चर है। वहां पे डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, वहां पर पार्टी की बात हो रही थी कि किस तरीके से पार्टी इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी, कास्ट डायनेमिक्स और सोसाइटी डिवाइड ना हो जाए उसकी बात हो रही है। एक हेडलाइन डिसाइड करती है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन
ना देखने लग जाएं। एक हेडलाइन में इतनी पावर है कि वो दो कास्ट के ग्रुप को दुश्मन बना सकती है, और इतनी भी है कि वो आपस में प्यार से रहने लग जाएं। तो ये मीडिया ही है जो ये परसेप्शन को डेवलप करती है। अब जैसे कि मैंने पॉलिटिकल डायमेंशंस में आपको आइडल कंडीशंस दी थी, यहाँ पर भी आइडल कंडीशंस दी गई हैं कि मीडिया को आइडली सोशल डायमेंशन के अंडर कैसे काम करना चाहिए। ट्रूथफुल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सभी कम्युनिटीज को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि कोई कम्युनल फ्रेमिंग नहीं करी जाए, अवॉइड करना चाहिए कि कोई स्टीरियोटाइप डेवलप नहीं किया जाए। तो बिल्कुल सेम जिस तरीके से पॉलिटिकल डायमेंशन दी गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर आपको सोशल डायमेंशन दी गई है कि इस डायमेंशन का मतलब क्या है, आइडली डायमेंशन में क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कंसर्न है कम्युनल फ्रेमिंग ऑफ इशू। मीडिया जो है कम्युनल फ्रेमिंग कर सकता है इशू का। इंसिडेंट्स कई बार क्या करते हैं, रिलीजियस या कास्ट आइडेंटिटी दे दी जाती है उनको। कोई इंसिडेंट हुआ, लाइक सोशल मीडिया पे अगर आपको याद हो, एक बार क्या किया था, कोई ट्रक जा रहा था, सबने न्यूज़ स्प्रेड कर दी वहां के एरिया ने कि ये मुस्लिम ड्राइवर है और इसके अंदर काव है और ये सब कुछ है, और बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ गई थी। बट बाद में पता चला कि उसमें ट्रक में ना काव था ना कुछ था। तो बेसिकली कई बार ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, अननेसेसरीली उनको जो है क्या कर दिया जाता है, कास्ट का एंगल दे दिया जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इशू मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है तो अननेसेसरीली जो है कम्युनल फ्रेमिंग नहीं करी जाए इशू की। अब हमने क्या किया, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया कि क्या कभी ऐसा, अगर हमने कहा कि आइडल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो क्या कभी ऐसा सोसाइटी में एग्जाम्पल देखा गया है? अब कोविड के अर्ली फेज में ये बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हुई थी, आई एम श्योर आप सबने भी देखा होगा। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ कोविड-19 2020 में तबलीगी जमात की कुछ कवरेज करी गई और इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे वही सिर्फ और सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है सारा कोरोना को स्प्रेड करने के लिए। इवन कोरोना जिहाद जैसी टर्म को भी जो है न्यूज में देखा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हर इशू को, जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ पे वो सच्चाई भी नहीं है, वहाँ पर हम कम्युनल फ्रेमिंग करें। मीडिया जो है सच बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमने पॉलिटिकल डायमेंशन की बात नहीं करी, यहाँ हमने सोसाइटी की बात करी, और हमने एग्जाम्पल भी किसका उठाया, सोसाइटी के डिमेंशन का, और कौन से प्रिंसिपल के साथ, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी के प्रिंसिपल के साथ। आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा कि ये पूरी पीडीएफ किस तरीके से काम करने वाली है। ये मैंने आपको थोड़े से पढ़ के दिखाए जिससे कि आपको समझ आए कि पीडीएफ में एक्चुअली में क्या है। मीडिया बेसिकली इस पीडीएफ में डिटेल में 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए गए हैं। देन प्रिंसिपल 1 उठाया गया है, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन, उसका सोशल डायमेंशन, उसका इकोनॉमिकल डायमेंशन। अभी तो हमने देखा कि मीडिया अगर सच नहीं बोलेगी तो उस पर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मीडिया सच नहीं बोलेगी तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी का क्या डायमेंशन होगा। फिर हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन उठाएंगे, एथिकल डायमेंशन उठाएंगे, और इस तरीके से हमारे आपके पास हर डायमेंशन से रिलेटेड एग्जाम्पल होगा, रिकमेंडेशन होगा, कंसर्न होगा। आपको कुछ नहीं सोचना, ये सब एग्जाम्पल सोच के आपको दिए गए हैं। आपको ये 4 लाइन उठानी है और ऐसे में लिख देनी है, और आपके पास रेडीमेड मटेरियल है, बस आपको उसे समझना है। आई एम टेलिंग यू, कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल 40 to 50 पेज की ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एक थीम की। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा अब इस पीडीएफ को किस तरीके से बनाया गया है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं जो ये पीडीएफ है, ये तो क्लासरूम पीडीएफ है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाए। जो डिटेल पीडीएफ है 40 से 50 पेज की जो आज आपको मिलने वाली है, आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड इट पब्लिकली ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मैंने सिर्फ 2 डायमेंशंस को समझाया है, प्रिंसिपल 1 के उठा के 2 डायमेंशन को। लेकिन इसमें ये सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो इस तरीके से। लेकिन जो सभी पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ है 40 to 50 पेज के, जिसमें मैंने सभी प्रिंसिपल को, सभी डायमेंशन को समझाया है, वो मैं आपको पब्लिकली टेलीग्राम पर नहीं दे रही हूँ।
क्या इसका मतलब है कि मैं पीडीएफ के पैसे ले रही हूँ? नहीं। जो डिटेल्ड पीडीएफ है जिसमें सभी प्रिंसिपल, सभी डायमेंशन, सभी एग्जाम्पल मीडिया के जो इंपॉर्टेंट है दिए गए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। सिर्फ वो एस्पिरेंट्स जो अब तक इस क्लास तक क्लास नंबर 7 पर आए हैं और पीछे की 6 क्लासेस देख चुके हैं और 7 क्लास पे वो आ चुके हैं, जो रेगुलरली मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप बिकॉज आई डोंट वांट कि आप पीडीएफ्स को कलेक्ट कर लो। मैं चाहती हूं कि आप उन्हें अच्छे से यूज करो, और जब कुछ भी इंस्टेंटली डाउनेबल दे दिया जाता है कि ये टेलीग्राम पे पड़ी है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो मोस्टली देखा गया है, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, टेलीग्राम पर जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे, सेव कर लेंगे और उसे भूल जाएंगे। इतना सब मेरा वैल्यूएबल कंटेंट देने का मतलब ही क्या है? जब आप कोर्स खरीदते हो, 15-20 हजार अपने लगाते हो, तब आपको लगता है हाँ यार हमने इसके लिए पैसे खर्चे हैं तो हम देख लेते हैं। वही उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में दे दिया जाता है, तो आप उसे इफेक्टिवली यूज नहीं करते हो। इसीलिए मेरा पर्पस है कि मैं इसे टेलीग्राम पे नहीं डालूंगी, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम मुझे मीडिया फाउंडेशन की पीडीएफ चाहिए। जस्ट आप मुझे मीडिया में व्हाट्सएप कर देना, मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे पीछे की क्लासेस को देख चुके हो और आपको डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए। मैं चाहती हूँ जब मैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, एटलीस्ट आप उसे अच्छे से यूज करो, इस कंटेंट को वेस्ट मत करो। तो माई पर्पस इज नॉट अबाउट लिमिटिंग द एक्सेस, बट द पर्पस इज फिल्टरिंग द सीरियसनेस। मैं चाहती हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं को ये वैल्यूएबल कंटेंट दिया जाए। तो आप ऐसे कोर्स अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्लास 1 से स्टार्ट कर सकते हो, मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस, जब आप ये पूरा कोर्स लगा लोगे, यू आर गोइंग टू थैंक मी कि मैम थैंक यू, आपने हमें इतना वैल्यूएबल कोर्स प्रोवाइड किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी आपने हमें पुश किया कि हम आपके साथ साथ काम करें। चाहे आप पेड ले लो कोर्स, लेकिन अगर आप टीचर के साथ साथ रिदम में नहीं चल रहे, जो टीचर होमवर्क दे रही है उसे नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट मी, आप कितना भी महंगा कोर्स ले लो, सिर्फ उसे देखने से कि आज क्लास 1 देख ली, 2 महीने बाद क्लास 2 देख ली, नहीं होने वाला है। और मेरा कोर्स बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं आ रहा है, हर वेंसडे इसकी क्लास आती है, मतलब हफ्ते में आपको सिर्फ एक क्लास लगानी है, और हार्डली 30 मिनट से ज़्यादा कोई क्लास नहीं होती है, मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो आप मुझे खुद बताओ, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इस पूरे कोर्स के बाद आप आंसर राइटिंग लिखोगे और आप मुझे खुद आकर कहोगे कि अब मुझे ऐसे राइटिंग से डर नहीं लगता, अब मुझे ऐसे राइटिंग में कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये वही पेपर है जो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो अब आज से आपको ये पीडीएफ असेस करा दी जाएगी, जो इस क्लास की पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो डिटेल्ड पीडीएफ है जिसमें सभी डायमेंशंस हैं, जो 40 to 50 पेज की पीडीएफ है, वो आपको व्हाट्सएप पर मुझसे पर्सनली लेनी पड़ेगी। वो मैं ऐसे ही सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है। उसमें सभी 5 प्रिंसिपल होंगे, सभी डायमेंशन, कंसर्न, रिकमेंडेशन और एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो मीडिया, और आपको जो है क्या किया जाएगा, कंटेंट दे दिया जाएगा। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क लेके आई हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, लेकिन आपको उस पीडीएफ को सिर्फ रखना नहीं है अपने पास। नेक्स्ट वेडनेसडे तक अब आपका होमवर्क ये है कि आपको उस पूरी पीडीएफ को एक बार पढ़ना है। आपको उसको मेमोराइज करना शुरू नहीं करना है कि अरे मैम ने इतनी मोटी पीडीएफ दी है, इसको जल्दी से रट्टा मार लेता हूँ और फिर तो मैं ऐसे में टॉप करूंगा। नहीं, आपको उसे अभी मेमोराइज नहीं करना है, आपको बस उस एक पूरी पीडीएफ को इस पूरे हफ्ते में, आप यह भी सोच लो एक दिन में आप 10 पेज भी पढ़ लो तब भी आप 4-5 दिन में उस पूरी पीडीएफ को पढ़ पाओगे। लेकिन आपको एक क्वालिटी रीडिंग करनी है जिसमें आप अच्छे से समझोगे किस तरीके से कौन सा प्रिंसिपल उठाया गया है, कौन सा डायमेंशन उठाया गया है, क्या उसकी आइडल कंडीशंस है, क्या एग्जाम्पल डाले गए। उसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, पहली रीडिंग में कुछ मेमोराइज नहीं करना है, आपको जस्ट उसकी कंप्लीट रीडिंग करनी है। और जब आप उस कंप्लीट पीडीएफ को पढ़ लो, एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करना कि मैम आई एम डन विद रीडिंग 1, मैं इस पूरी पीडीएफ की एक कंप्लीट रीडिंग कर चुका हूँ, और फिर मुझे बताना कि आपको वो कंटेंट पढ़कर कैसा लगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा और पहली रीडिंग पढ़ेगा,
ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार पहली थीम की पहली पीडीएफ डिटेल में पढ़ोगे और मेमोराइज करने के प्रेशर से नहीं, जस्ट पढ़ोगे और उसे समझोगे कि कहाँ पर क्या लिखा गया है, आपको एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अच्छा मेरे पास इतना वैल्यूएबल कंटेंट आ चुका है और मैंने उसको बैठ के खुद से नहीं बनाया, मुझे इजीली मिल गया। लेकिन क्या करना है, आपको उसे रीड करना है। आपको बहुत खुशी होने वाली है और आपको रियलाइज होगा कि अब आपके पास कितना कंटेंट है, आप कितनी सुंदरता के साथ एक बहुत ही वैल्यूएबल, फैक्ट इनरिच्ड, कोटेशन इनरिच्ड, एग्जाम्पल इनरिच्ड ऐसे लिख सकते हो जो एग्जामिनर पढ़ के कहेगा अरे ये तो आईएएस बनना चाहिए, ये तो डेली लाइफ के इतने अच्छे एग्जाम्पल इसमें लेकर आ रहा है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस फ्रेमवर्क को यूज करने वाले हैं, किस तरीके से इस पीडीएफ को आपको यूज करना है। और जब पहले आपको मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे मीडिया टू गेट द पीडीएफ, और जब एक बार आप उसकी रीडिंग कर लोगे, डू मैसेज मी कि मैम वी आर डन विद द रीडिंग। So don't fear essay, train your mind. See you in the next class. Till then, take care.